बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। जमाल खशोगी मामले के बाद मिडल ईस्ट की सियासत पर गहरे असरात पड़ते नजर आ रहे हैं। अमरीका ने सऊदी अरब से कहा है कि वो यमन जंग बंद करे और अलहूसियों के साथ 30 दिन के अंदर बातचीत करे। इसके अलावा शाह सलमान के अकेले बक़ैद हयात भाई लंदन से सऊदी अरब पहुंचे और ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हो सकती हैं। इन खबरों के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। यमन जंग बंद की जाए, अमेरिका ने किया सऊदी अरब से मुतालबा। कहा तमाम फरीक 1 महीने के अंदर बातचीत करें। अलहूसियों ने अमरीकी कोशिशों को रद्द कर दिया। कहा जारहियत के लिए वाशिंगटन ही जिम्मेदार है। खशोगी कत्ल से पैदा हंगामी सूरत हाल के बीच शाह सलमान के अकेले बक़ैद हयात भाई सऊदी अरब पहुंचे। शाही खानदान में हलचल। प्रिंस अहमद बिन अब्दुल अजीज को अमेरिका और बरतानिया ने हिफाजत की जमानत दी। सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों के अंदाजे। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई औरत को तौहीन रिसालत के केस में बरी कर दिया। कई शहरों में मुजाहिरे शुरू, जबरदस्त तनाव। अफगानिस्तान में फौज का हेलीकॉप्टर तबाह, 25 हलाक। तालिबान ने किया मार गिराने का दावा। हाशमपुरा कत्लेआम के लिए पीएसी के 16 मुलाजिमीन को उम्र कैद। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला उलट दिया। हुकूमत अयोध्या की जमीन कब्जे में ले, मंदिर की तामीर के लिए कानून बनाए। आरएसएस ने किया मुतालबा। छत्तीसगढ़ में नक्सल हमले के दौरान दूरदर्शन के कैमरामैन की रिकॉर्डिंग वायरल हो गई। मां से कहा बहुत प्यार करता हूं, जान जा सकती है। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के वजीर दिफा ने यमन में सीज फायर और अमन बातचीत का मुतालबा किया है। जेम्स माटिस ने कहा कि अमेरिका काफी अरसे से इस खूनी जंग को देख रहा है। अब बहुत हो चुका कि बमों का इस्तेमाल बंद करने का वक्त आ गया। अमेरिकी वजीर ने कहा कि यमन में 30 दिनों के अंदर तमाम फरीकों के बीच बातचीत होनी चाहिए। यह बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब सऊदी अरब और यूएई की इत्तेहादी फौज ने हाल ही में 10,000 नए सिपाहियों को हुदैदा शहर में तैनात किया, जहां कई महीनों से ऑपरेशन जारी है। पेंटागन चीफ जेम्स माटिस ने कहा कि उनका मानना है कि सऊदी अरब और यूएई को बातचीत के लिए तैयार होना चाहिए, जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं। सऊदी अरब और यूएई अपने इत्तेहादियों के साथ लंबे अरसे से यमन में हमले कर रहे हैं। इन हमलों का मकसद अलहूसियों को बेदखल करना है और सऊदी अरब की ताईद रखने वाली अब्दुल रब्बू मंसूर हादी हुकूमत को बहाल करना है। जेम्स माटिस ने यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में खिताब करते हुए कहा कि हमें बहुत आगे नहीं बल्कि अगले 30 दिनों के अंदर बातचीत करनी चाहिए। जेम्स माटिस ने सऊदी अरब और यूएई के इत्तेहाद से कहा कि वो यमन में आबादी वाले इलाकों में हमले बंद करे। जेम्स माटिस ने कहा कि जंग से मुतासरा मुल्क में लड़ाई खत्म करने का वक्त आ गया है। नवंबर में स्वीडन में यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे मार्टिन ग्रिफ्थ से बातचीत करते हुए कोई हल निकालना चाहिए। 2015 में सऊदी अरब ने यमन में हमले शुरू किए थे जब अब्दुल रब्बू मंसूर हादी दारुल हुकूमत सना को छोड़कर भाग गए थे और यमन में अलहूसियों ने कंट्रोल हासिल कर लिया था। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि यमन जंग में अब तक 10,000 लोग मारे गए हैं, लेकिन इस तादाद पर कई महीनों से कोई अपडेशन नहीं हुआ है। लेकिन एक दिन पहले ही एक एनजीओ ने यमन जंग के बारे में कहा था कि जानबूझकर यमन जंग में मारे जाने वाले लोगों की सही तादाद को छुपाया गया। इस जंग में 10,000 नहीं बल्कि 70 और 80 हज़ार के दरमियान लोग हलाक हुए। इसके अलावा इस जंग की वजह से यमन में कहत की सूरत हाल है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि यमन एक ऐसा बदतरीन इंसानी बहरान देख रहा है जो पूरी दुनिया में पिछले 100 साल में नहीं देखा गया।
यमन जंग की वजह से अमेरिका पर भी काफी तनकीदें की जाती रही हैं। सऊदी अरब का कहना है कि यमन के अलहूसियों को ईरान की मदद हासिल है और ईरानी हथियारों के जरिए अलहूसी सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं। सऊदी अरब के एक फौजी ओहदेदार ने इससे पहले न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि हुदैदा में ऑपरेशन के लिए 10,000 नए सिपाहियों को भेजा गया। उन्होंने कहा कि वो हुदैदा को अलहूसियों से छुड़ाएंगे। इस इत्तेहाद में सूडान के सिपाही भी शामिल हैं जिन्हें लड़ाई के लिए भेजा गया है। हुदैदा शहर की इमारतों पर पिछले 10 दिनों से अलहूसियों के फाइटर्स को छतों पर तैनात देखा गया। यमन के अलहूसियों ने बहरान को हल करने के लिए अमेरिका की तरफ से सुलह की कोशिशों को रद्द कर दिया है और सऊदी जारहियत के लिए वाशिंगटन को जिम्मेदार ठहराया है। अलहूसियों की अंसारुल्लाह तहरीक की सियासी काउंसिल के रुकन मोहम्मद अल बुकैती ने अल आलम न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि यमन बहरान के किसी भी हल में मुल्क की आज़ादी और खुद मुख्तारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हाथ उठा ले तो खुद ब खुद यमन का बहरान हल हो जाएगा और वहां पर अमन बहाल हो जाएगा। सऊदी अरब से एक अहम खबर आ रही है। सऊदी अरब के शाह सलमान के अकेले बाकायद हयात भाई जमाल खशोगी कत्ल से पैदा बहरान के दरमियान सऊदी अरब वापस लौटे। प्रिंस अहमद बिन अब्दुल अजीज लंदन से रियाद पहुंचे। उनके सऊदी अरब पहुंचने पर तरह तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर मोहम्मद बिन सलमान ने उनका इस्तकबाल किया। लंदन से काम करने वाले अखबार मिडल ईस्ट आई ने कहा कि प्रिंस अहमद की वापसी से सऊदी अरब के शाही खानदान में हलचल मची हुई है। मिडल ईस्ट आई ने ओहदेदारों के हवाले से कहा कि प्रिंस बास तब्दीलियों में अहम रोल अदा कर सकते हैं। बताया गया कि अमेरिका और बरतानिया की तरफ से हिफाजत की जमानत मिलने के बाद ही प्रिंस अहमद ने सऊदी अरब वापस लौटने का फैसला किया। पिछले साल नवंबर में मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के शाही खानदान के कई अरकान के खिलाफ क्रैक डाउन किया था और उन्हें कई महीनों तक हिरासत में रखा गया था। प्रिंस अहमद शाह सलमान के छोटे भाई हैं। उनकी उम्र 70 साल है। शाह सलमान के भाई होने की वजह से सऊदी अरब में उन्हें काफ़ी अहमियत हासिल है। वो और शाह सलमान सऊदी अरब के बाअसर सुदैरी भाइयों में से बाकायद हयात भाई हैं। सुदैरी भाई सऊदी अरब के बानी शाह अब्दुल अजीज़ के उन 7 बेटों को कहा जाता है जो उनकी चहीती बीवी हुसा बिनत अहमद अल सुदैरी से हुए हैं। इन भाइयों ने शुरू से इस बात को यकीनी बनाया कि सऊदी अरब का तख्त उनके पास ही रहे। कतर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर गल्फ स्टडीज सेंटर महजूब जुवैरी ने कहा कि प्रिंस अहमद की वापसी सऊदी अरब की आला क़यादत में तब्दीली का इशारा हो सकता है। प्रिंस अहमद ने सितंबर के महीने में एक तनाज़ा पैदा कर दिया था जब उन्होंने लंदन में एहतजाजियों से खिताब किया था और उनकी तकरीर का एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में प्रिंस अहमद ने एहतजाजियों से कहा था कि वो यमन में सऊदी अरब के रोल के खिलाफ एहतजाज करें। उन्होंने कहा था कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि यमन और दूसरे मुल्कों में जंगें जल्द खत्म होंगी। प्रिंस अहमद की वापसी का ताल्लुक जमाल खशोगी कत्ल से हो सकता है। इस कत्ल के बाद दुनिया भर में सऊदी अरब की नेकनामी मुतासर हुई है। सऊदी अरब के शाही खानदान पर दबाव काफी बढ़ गया है। खासतौर पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर जमाल खशोगी कत्ल के लिए उंगलियां उठ रही हैं। जब से मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बने हैं, सऊदी अरब में कई ऐसे फैसले किए गए हैं जिनसे बहुत से लोग नाराज हैं। तुर्की की नज़र में सऊदी अरब जमाल खशोगी कत्ल केस की तहकीकात में संजीदगी से ताउन नहीं कर रहा है। एक सीनियर तुर्क ओहदेदार ने यह बात बताई। इस ओहदेदार ने एएफपी न्यूज़ एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि ऐसा मालूम होता है कि सऊदी ओहदेदारों को सिर्फ ये जानने में दिलचस्पी है कि तुर्की के ओहदेदारों के पास क्या सबूत हैं। हमें यह तासुर नहीं मिला कि सऊदी ओहदेदार तहकीकात में संजीदगी से ताउन करना चाहते हैं। फ्रांस ने इशारा दिया कि जमाल खशोगी मामले की वजह से सऊदी अरब के खिलाफ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। फ्रांस के वजीर खारजा ने कहा कि अगर सऊदी ओहदेदार जमाल खशोगी की हलाकत में शामिल पाए गए तो सऊदी अरब के खिलाफ पाबंदियों के इम्कान से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक रेडियो स्टेशन से बातचीत करते हुए कहा कि जब तक खशोगी के कत्ल के जिम्मेदारों और कत्ल के हालात को अवाम के सामने नहीं लाया जाता, हम सच सामने लाने का मुतालबा करते रहेंगे। हम जिम्मेदारों के खिलाफ ज़रूरी कदम उठाना चाहते हैं। सऊदी अरब फ्रांस से बड़े पैमाने पर हथियार और लग्जरी सामान खरीदता है। फ्रांस के वजीर खारजा ने तहकीकात पूरी होने से पहले ही सऊदी अरब को हथियारों की सप्लाई रोकने पर जर्मनी पर तनकीद की। न्यूज एजेंसी रॉयटर ने बताया कि जमाल खशोगी मामले के असरात सऊदी अरब के बाजारों पर पड़ने लगे हैं और अक्टूबर के महीने में दूसरे खलीजी मुल्कों के सरमायाकारों ने सऊदी मार्केट से $273 मिलियन के शेयर्स बेच दिए। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हुकूक इदारे की चीफ मिशेल बैचलेट ने आलमी एक्सपर्ट से कहा कि वो जमाल खशोगी कत्ल की आज़ादाना तहकीकात में हिस्सा ले। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि तहकीकात में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए।
सऊदी अरब के एक नाराज शहरी ने दावा किया कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहले ही जमाल खशोगी को हलाक करने के मंसूबों के बारे में बता दिया था। बरतानिया की साबिक लेबर पार्टी के रुकन पार्लियामेंट जॉर्ज गैलवे की तरफ से रखे गए एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए डॉक्टर मोहम्मद अल मसरी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और एक जिलावतन फलस्तीनी मोहम्मद दहलान के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत के रिकॉर्ड से जमाल खशोगी कत्ल के इस पहलू पर रोशनी पड़ती है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने ईरानी कौम को यकीन दिलाया है कि हुकूमत अमेरिका का मजबूती से मुकाबला कर रही है और उनकी टीम मौशी मसाइल का हल निकालने के लिए काम कर रही है। रूहानी ने 4 नवंबर से अमेरिका की तरफ से सख्त पाबंदियों का हवाला देते हुए कहा कि हमारे लोगों को वो यकीन दिलाना चाहते हैं कि हुकूमत अमेरिकी धमकियों से नहीं डरती। उन्होंने कैबिनेट से खिताब करते हुए कहा कि एशिया, यूरोप और दूसरे मकामात के कई मुल्कों के नुमाइंदों ने इस्लामी जमहूरिया को यकीन दिलाया है कि वो ईरान के साथ खड़े हैं और ताउन करेंगे। रूहानी ने कहा कि अमेरिका अपने मंसूबों में नाकाम हो जाएगा और अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका गैर कानूनी पाबंदियों के जरिए एक नफसियाती जंग लड़ना चाहता है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान बहराम कासमी ने यह बात कही। वो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो के एक ट्वीट का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरानी मईशत गिर रही है और ईरान अपने अवाम का पैसा चुराते हुए बशार हुकूमत पर लुटा रहा है। सीरिया की हुकूमत ने गोलान पहाड़ियों के इलाके में इसराइल की तरफ से बलदी इलेक्शंस कराए जाने की मजम्मत की है और कहा है कि इसराइल अपने कब्जे को जायज बनाने की कोशिश कर रहा है। सीरिया की वजारत खारजा ने यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और सिक्योरिटी काउंसिल के सदर को खत लिखते हुए ये बात कही। इस खत में कहा गया कि इसराइल इलाके को यहूदी रंग में रंगने की कोशिश कर रहा है और एक साजिश के तहत ये कार्रवाई कर रहा है। इस खत में कहा गया कि गोलान पहाड़ियों का इलाका सीरिया का अटूट हिस्सा है और वो अपने मादर वतन के इस हिस्से को जल्द या देर से हासिल करके रहेगा। नॉर्वे के एक सिफारतकार को सीरिया से मुताल्लिक यूनाइटेड नेशंस का नुमाइंदा मुकर्रर किया गया है। हाल ही में स्टाफन डी मस्तूरा ने इस ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने बताया कि वो नॉर्वे के सिफारतकार गेयर पेडरसन को सीरिया से मुताल्लिक नए नुमाइंदे के तौर पर मुकर्रर करना चाहते हैं। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आप पर राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। यमन जंग बंद की जाए, अमेरिका ने किया सऊदी अरब से मुतालबा। कहा तमाम फरीक 1 महीने के अंदर बातचीत करें। अल-हूसियों ने अमरीकी कोशिशों को रद्द कर दिया। कहा जारहियत के लिए वाशिंगटन ही जिम्मेदार है। खशोगी कत्ल से पैदा हंगामी सूरत हाल के बीच शाह सलमान के अकेले बकायद हयात भाई सऊदी अरब पहुंचे। शाही खानदान में हलचल। प्रिंस अहमद बिन अब्दुल अजीज को अमेरिका और बरतानिया ने हिफाजत की जमानत दी। सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों के अंदाजे। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई औरत को तौहीन रिसालत के केस में बरी कर दिया। कई शहरों में मुजाहिरे शुरू, जबरदस्त तनाव। अफगानिस्तान में फौज का हेलीकॉप्टर तबाह, 25 हलाक। तालिबान ने किया मार गिराने का दावा। हाशमपुरा कत्लेआम के लिए पीएसी के 16 मुलाजिमीन को उम्र कैद। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला उलट दिया।
हुकूमत अयोध्या की जमीन कब्जे में ले, मंदिर की तामीर के लिए कानून बनाए, आरएसएस ने किया मुतालबा। छत्तीसगढ़ में नक्सल हमले के दौरान दूरदर्शन के कैमरामैन की रिकॉर्डिंग वायरल हो गई। मां से कहा बहुत प्यार करता हूं, जान जा सकती है। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को शुरुआत करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने एक ईसाई औरत को तौहीन रिसालत के केस से बरी कर दिया है। इस वाक़े की वजह से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए गए और उसे सजाए मौत देने का मुतालबा किया गया। आसिया बीबी नामी इस औरत को गुस्ताखी के तमाम इल्जामात से बरी कर दिया गया और ओहदेदारों को हुक्म दिया गया कि उसे रिहा कर दिया जाए। 9 साल से ये केस चल रहा है और ऐसे अंदेशे भी जाहिर किए जा रहे थे कि उसे मौत की सजा दी जा सकती है। इस्लामाबाद में साकिब निसार ने यह फैसला सुनाया। खचाखच भरे हुए कमरे अदालत में यह फैसला सुनाया गया। 53 साल आसिया बीबी पाकिस्तान के एक गांव पखानवाली की रहने वाली हैं, जिस पर 2 मुसलमान औरतों ने 2009 में एक झगड़े के दौरान पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद की बेहुरमती का इल्जाम लगाया था। नवंबर 2010 में आसिया बीबी को मुजरिम करार दिया गया था और सजाए मौत सुनाई गई थी। 4 साल बाद लाहौर हाई कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन इंसानी हुकूक की तंजीमों और आसिया बीबी के वकीलों का कहना था कि उसके साथ इंसाफ नहीं किया गया। उनका कहना था कि पाकिस्तान में तौहीन रिसालत कानून का गलत इस्तेमाल होता है। तौहीन रिसालत के इल्जाम में गैर कानूनी हलाकतों और मॉब लिंचिंग के कई वाकयात भी पेश आए हैं। आसिया बीबी से मुलाकात और उसके साथ इंसाफ के मुतालबे पर पाकिस्तान के पंजाब सूबे के साबिक गवर्नर सलमान तासीर को कत्ल किया गया था। उनके ही एक सिक्योरिटी गार्ड मुमताज कादरी ने उन्हें हलाक किया था। आसिया बीबी के वकील सैफ अल मुल्क ने फैसले के बाद कहा कि आखिरकार आसिया के साथ इंसाफ हुआ। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे तारीखी फैसला करार दिया। एमनेस्टी के डिप्टी डायरेक्टर साउथ एशिया उमर वड़ाइश ने कहा कि वो इस फैसले से ये पैगाम देना चाहते हैं कि मुल्क की अक़लियतों को निशाना बनाने के लिए तौहीन रिसालत के कानून का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसे कोई 40 केसेस चल रहे हैं जिनमें मुल्ज़िमीन को सजाए मौत का सामना है। इस्लामाबाद में इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। शहर में दाखिल होने के तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया। ईसाइयों की आबादी वाले इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। आसिया बीबी को रिहा करने के फैसले के बाद पाकिस्तान के कई शहरों में एहतजाज किया गया। कई मजहबी जमातों ने इस फैसले के खिलाफ एहतजाज की अपील की। हालात को देखते हुए इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स में हाई अलर्ट कर दिया गया और तमाम डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की रुखसतें बर्खास्त कर दी गई। लाहौर में ट्रेन सर्विस रोक दी गई। कई स्कूलों को छुट्टी दे दी गई। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और दूसरे शहरों में एहतजाज किया गया। मुजाहरों के दौरान बाज़ जगह गड़बड़ के वाक़यात पेश आए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने इस्लामाबाद का दौरा शुरू किया। वो पाकिस्तान के ओहदेदारों के साथ ईरानी सिपाहियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिनका कुछ दिन पहले एक सरहदी इलाके से अगवा कर लिया गया। अफगानिस्तान में फौज का एक हेलीकॉप्टर फरात सूबे में गिरकर तबाह हो गया, जिससे 25 लोग हलाक हो गए। यह हेलीकॉप्टर फरात जा रहा था, जिस पर सीनियर ओहदेदार सवार थे। गवर्नर के तर्जुमान नासिर महरी ने बताया कि 2 हेलीकॉप्टर्स हेरात सूबे के लिए रवाना हुए, जिनमें से एक खराब मौसम की वजह से बेकाबू हो गया और गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर पर सवार तमाम लोग हलाक हो गए। दूसरी तरफ तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दावा किया कि इस हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया। मरने वालों में आला फौजी ओहदेदार शामिल हैं। अफगान ओहदेदारों ने बताया कि यह हेलीकॉप्टर खराब मौसम के दौरान एक पहाड़ की चोटी से टकरा गया। नाइजीरिया की सिक्योरिटी फोर्सेस ने दारुल हुकूमत अबूजा के करीब 40 जुलूस पर फायरिंग कर दी, जिससे कम से कम एक शख्स हलाक हो गया और बाज़ दूसरे जख्मी हुए। हालिया अरसे में यह ऐसा दूसरा वाक़या है। 40 के मौके पर हजारों लोग जमा हुए, जिनका ताल्लुक इस्लामिक मूवमेंट इन नाइजीरिया से है। 40 जुलूस के मौके पर एहतजाजियों ने अपने लीडर शेख इब्राहिम ज़गज़गी की रिहाई का मुतालबा किया। पीर को भी फायरिंग का वाक़या पेश आया। इस्लामिक मूवमेंट ने दावा किया कि इस फायरिंग में 24 लोग हलाक हुए। साउथ सूडान के बागी लीडर रिक मार्चर 2 साल बाद दारुल हुकूमत जोबा पहुंचे। वो 2016 में अमन समझौता टूटने के बाद मुल्क से फरार हो गए थे। रिक मार्चर साबिक नायब सदर हैं। वो एक अमन कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए मुल्क वापस पहुंचे। सऊदी अरब के कई मकामात पर पिछले 2 हफ्तों से बारिश हो रही है। बारिश से मुताल्लिक़ हादसात में कम से कम 14 लोग हलाक हुए। ओहदेदारों ने बताया कि ये हलाकतें रियाद, मक्का, तबूक, असीर, जाजान, हायल और ईस्टर्न प्रोविंस में हुई। सिविल डिफेंस के ओहदेदारों ने तकरीबन 300 लोगों को बचाया जो फंसे हुए थे। इनमें से 115 लोगों को मक्का में बचाया गया। अब
अब देखते हैं इंडिया की कुछ खबरें। दिल्ली हाई कोर्ट ने नीम फौजी दस्ते पीएसी के 16 ओहदेदारों और मुलाजिमीन को हाशमपुरा कत्लेआम के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई और उन्हें बरी करने के निचली अदालत के फैसले को बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ के हाशमपुरा इलाके में पीएसी ने 42 मुसलमानों को गोली मारकर हलाक कर दिया था। अदालत ने कहा कि ये पीएसी की टारगेटेड किलिंग है, जिसमें अक़लियती फ़िरक़े के अरकान को हलाक किया गया और उनके ख़ानदानों को इंसाफ के लिए 31 साल इंतजार करना पड़ा। ये वाक़या 1987 में पेश आया था। हाशिमपुरा कत्लेआम के सिलसिले में नीम फौजी दस्ते प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी पीएसी के 19 जवानों को मुलजिम बनाया गया था, जिन पर मुकदमा चलाया गया और मुकदमे की कार्रवाई के दौरान 3 की मौत हो गई और 16 को 30,000 सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया था। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने दिल्ली हाई कोर्ट में उन्हें बरी करने के फैसले को चैलेंज किया। पीएसी की टीम ने हाशिमपुरा में सैकड़ों मुसलमानों को गिरफ्तार किया था और उनमें से 22 को एक ट्रक में करीब में वाक़ एक नहर के पास ले जाया गया और उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। सरकारी वकीलों का कहना है कि पीएसी सिपाहियों ने उनकी लाशें नहर में फेंक दी थी और 2 दिन बाद उस कत्लेआम का पता चला था जब लाशें ऊपर पानी में देखी गईं। ये वाक़या हिंदू मुस्लिम फसादात के दौरान पेश आया था। उन फसादात के दौरान ऐसा कहा जाता है कि पीएसी की एक टीम पर हमला किया गया था, जिसके दूसरे दिन मुसलमानों को सबक सिखाने के मकसद से पीएसी के जवानों ने यह कत्लेआम किया था। बाज़ एक्सपर्ट्स और तारीखदानों ने इस कत्लेआम को हिंदुस्तान में हिरासत में खून खराबे का सबसे बदतरीन वाक़या करार दिया था। इस कत्लेआम का मुकदमा 1996 में शुरू हुआ था और 2015 में सेशन अदालत ने तमाम मुलजिमीन को बरी कर दिया था। इंसानी हुकूक कारकुनों ने उन्हें बरी करने के फैसले को इंसाफ का कत्ल करार दिया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे मुजस्समे को कौम के नाम किया। यह मुजस्समा मुल्क के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। यह मुजस्समा 182 मीटर ऊंचा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हिंदुस्तान का मर्द आहन कहा जाता है, जिन्होंने अंग्रेजों के जाने के बाद हिंदुस्तान की रियासतों और रजवाड़ों को इंडियन यूनियन में मिलाने में अहम रोल अदा किया। सरदार पटेल के 143वें यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्समे की रोनुमाई अमल में आई। इस मौके पर मोदी ने कहा कि सरदार पटेल का मुजस्समा दुनिया को हमेशा उस आदमी के हौसले की याद दिलाएगा जिसने मुल्क को तोड़ने की कोशिशों को नाकाम बनाया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल अगर मुल्क को मुत्तहिद नहीं करते तो हमें हैदराबाद का चार मीनार देखने के लिए या सोमनाथ में पूजा करने के लिए वीजा लेने की जरूरत पड़ती। इस मौके पर गुजरात के गवर्नर ओपी कोहली, चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, बीजेपी सदर अमित शाह और दूसरे मौजूद थे। इस मुजस्समे को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है। यह मुजस्समा अमेरिका के मशहूर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दुगना बड़ा है, जिसे एक छोटे से जजीरे में खड़ा किया गया है। माहौलियाती कारकुनों और इलाके के कबायलियों ने इस मुजस्समे पर एतराज किया है। सरदार पटेल के यौम पैदाइश के मौके पर पूरे मुल्क में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। हुकूमत और आरबीआई के दरमियान अख्तिलाफात की खबरों के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। एक दिन पहले वजीर फाइनेंस अरुण जेटली ने बेतहाशा कर्ज देने की पॉलिसी पर आरबीआई को तनकीद का निशाना बनाया था। इससे पहले आरबीआई के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को खुद मुख्तारी के साथ काम करने नहीं दिया जा रहा है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इस दौरान कहा कि सीबीआई के बाद अब आरबीआई की बारी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत मुल्क के खुद मुख्तार और आज़ाद इदारों को तबाह कर रही है। आरएसएस ने अयोध्या मसले के बारे में एक अहम बयान जारी किया और हुकूमत से कहा है कि वो राम मंदिर बनाने के लिए पार्लियामेंट का रास्ता अपनाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमे की सुनवाई जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी थी। आरएसएस ने एक बयान में कहा कि हुकूमत को मंदिर बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए और जमीन हासिल करते हुए पार्लियामेंट में कानून बनाकर राम मंदिर बनाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स के हमले में हलाक दूरदर्शन की वीडियो जर्नलिस्ट का एक वीडियो वायरल हो गया। 35 साल कैमरा पर्सन मोर मुकुट शर्मा ने अपनी मां से खिताब करते हुए ये वीडियो बनाया। शर्मा को वीडियो में गोलियों की आवाजों के बीच ये कहते हुए सुना जा सकता है कि हम पर दहशतगर्द हमला हुआ है, हम इलेक्शन कवरेज के लिए दंतेवाड़ा में हैं, फौज के साथ हम रास्ते में थे कि नक्सलाइट्स ने हम पर अचानक हमला कर दिया। मम्मी, अगर मैं इस वाक़े में बच गया तो मैं शुक्रगुजार होऊंगा। मम्मी, मैं चाहता हूं कि आप ये जानें कि मैं आपसे
بہت پیار کرتا ہوں. ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے اس حملے میں ہلاک کیا جائے. حالات ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے زمین پر لیٹے ہوئے یہ ویڈیو میسیج کیا. شرما نے اس ویڈیو میں کہا کہ مجھے نہیں معلوم کیوں لیکن میں ڈرا ہوا نہیں ہوں. حالانکہ میں موت کو سامنے دیکھ رہا ہوں. بچنا بہت مشکل ہوگا. ہمارے ساتھ 6-7 سپاہی ہیں. ہمیں گھیر لیا گیا ہے. اس حملے میں اس کیمرہ پرسن کے علاوہ 2 سپاہی ہلاک ہوئے تھے. نکسلائٹس نے چھتیس گڑھ اسمبلی الیکشنز کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے جہاں 20 نومبر کو ووٹنگ ہونے والی ہے. نکسلائٹس نے اس ٹیم پر اس وقت حملہ کیا جب وہ ایک نئے پولنگ بوتھ پر جا رہے تھے جہاں لوگوں نے 20 سال سے ووٹ نہیں دیا. آتنکوادی حملہ ہو گیا ہے. ہم دنتے واڑہ میں آئے تھے الیکشن کوریج پر. ایک راستے سے جا رہے تھے. آرمی ہمارے ساتھ تھی. اچانک گھیر لیا ہے نکسلیوں نے. ممی اگر میں جیوت بچا غنیمت ہے. ممی میں تجھے بہت پیار کرتا ہوں. ہو سکتا ہے اس حملے میں مارا جاؤں. پرستھتی صحیح نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں موت کو سامنے دیکھتے ہوئے ڈر نہیں لگ رہا ہے. بچنا مشکل ہے. یہاں پر 6-7 جوان ہیں ساتھ میں. چاروں طرف سے گھیر لیے ہیں. اداکار انوپم کھیر نے فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا کے چیئرمین کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے انسٹی ٹیوٹ میں گجیندر چوہان کی جگہ لی تھی جس کے بعد امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ وہ ادارے میں بہت اچھا کام کریں گے لیکن انہوں نے شخصی مصروفیات کا بہانہ پیش کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. یمن جنگ بند کی جائے. امریکہ نے کیا سعودی عرب سے مطالبہ. کہا تمام فریق 1 مہینے کے اندر بات چیت کریں. الحوثیوں نے امریکی کوششوں کو رد کر دیا. کہا جارحیت کے لیے واشنگٹن ہی ذمہ دار ہے. خشوگی قتل سے پیدا ہنگامی صورتحال کے بیچ شاہ سلمان کے اکیلے بقید حیات بھائی سعودی عرب پہنچے. شاہی خاندان میں ہلچل. پرنس احمد بن عبدالعزیز کو امریکہ اور برطانیہ نے حفاظت کی ضمانت دی. سعودی عرب میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کے اندازے. پاکستان سپریم کورٹ نے عیسائی عورت کو توہین رسالت کے کیس میں بری کر دیا. کئی شہروں میں مظاہرے شروع. زبردست تناؤ. افغانستان میں فوج کا ہیلی کاپٹر تباہ. 25 ہلاک. طالبان نے کیا مار گرانے کا دعویٰ. ہاشم پورہ قتل عام کے لیے پی اے سی کے 16 ملازمین کو عمر قید. دہلی ہائی کورٹ نے نچلی عدالت کا فیصلہ الٹ دیا. حکومت ایودھیا کی زمین قبضے میں لے. مندر کی تعمیر کے لیے قانون بنائے. آر ایس ایس نے کیا مطالبہ. چھتیس گڑھ میں نکسل حملے کے دوران دوردرشن کے کیمرہ مین کی ریکارڈنگ وائرل ہو گئی. ماں سے کہا بہت پیار کرتا ہوں جان جا سکتی ہے. یہ تھی آج کی خبریں. شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.